आज हम लोग आरसीएम के बारे में जानकारी लेंगे कि जब हम लोग किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आरसीएम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आरसीएम क्या है? आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे कि कोई भी और हम लोग ट्रांसपोर्ट का सर्विस लेते हैं तो ऐसा नियम है, ट्रांसपोर्ट का सर्विस लेते हैं तो सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो उस पर जीएसटी का पेमेंट रिसिपिएंट करेगा। आरसीएम में हमेशा जीएसटी का जो पेमेंट होता है, जीएसटी का अमाउंट जो होता है वो रिसिपिएंट करता है। और ट्रांसपोर्ट में दो तरह का आरसीएम वाले लोग होते हैं। वैसे आरसीएम वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक अनरजिस्टर्ड होते हैं और दूसरा रजिस्टर्ड होते हैं। अनरजिस्टर्ड जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर आरसीएम अप्लाई होगा और पेमेंट करने वाला रिसिपिएंट होगा, जो ट्रांसपोर्ट का सर्विस ले रहा होगा वो आरसीएम का पेमेंट करेगा। और दूसरा है, रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन वो 5% वाले टैक्स रेट में होते हैं, 5% उनका जीएसटी का रेट होता है। तो वो भी आरसीएम में आता है। वो उसका भी जो उस पर जीएसटी का अमाउंट होगा वो रिसिपिएंट पेमेंट करेगा। ठीक है। तो हम ये दोनों तरह का ट्रांजेक्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि रिसिपिएंट उस पर कैसे आरसीएम पेमेंट कर रहा है और उसका टैली में एंट्री कैसे करेंगे और फिर उसका जीएसटी, जो टैली में जीएसटीआर 1 और 3 का जो रिपोर्ट होता है, बेसिकली 3 का जो रिपोर्ट होता है उसमें आरसीएम कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पर पूरा जानकारी हम लोग आज लेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि एबीसी इंटरप्राइजेज है, ये बिजनेस चालू कर रहे हैं 10 लाख रुपये से। ठीक है। एबीसी इंटरप्राइजेज जो है 10 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट करे और वो 10 लाख रुपये एसबीआई से लोन ले रहा है। ऐसा हम ट्रीट करते हैं कि वो 10 लाख रुपया जो है, एक नया बिजनेसमैन है, 10 लाख रुपया लेके एसबीआई से लोन लेके बिजनेस चालू कर रहा है। तो पहला एंट्री वो क्या मारेगा? पहला एंट्री मारेगा एसबीआई में। मान लीजिए उसका पैसा 10 लाख ट्रांसफर हो गया एसबीआई बैंक से हो गया उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया ट्रांसफर। तो एक तरफ क्या हो गया, उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया आ गया और दूसरा 10 लाख का एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गया। तो पहला एंट्री हम लोग क्या मारेंगे? तो उसके पास 10 लाख रुपया आया तो एसबीआई बैंक में, और लोन भी क्रिएट हो गया। कहाँ से लोन क्रिएट हो गया? एसबीआई बैंक से। लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक 10 लाख। अच्छा, ये एंट्री इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। लेकिन ये कितना लगा है? 1 लाख लगा है। तो ठीक है, हम 1 लाख से मान के चलते हैं कि बिजनेस वो उसने लोन लिया है 1 लाख का। एक बार हम देख लेते हैं कि इस एबीसी इंटरप्राइज में कितने ट्रांजेक्शन पहले से लगा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? डी में जाएंगे, मतलब डिस्प्ले में जाएंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और फिर स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और इसमें देखेंगे जो टाइप्स ऑफ वाउचर्स है तो उसमें देखेंगे कितने सारे एंट्री लगे हुए हैं, इससे पता चल जाएगा। तो एक यही एंट्री रिसिप्ट का दिख रहा है, दूसरा कोई एंट्री इधर लगा नहीं, सब जीरो जीरो है। एक ही एंट्री इसमें लगा हुआ है और ये एंट्री क्या लगा हुआ है? रिसिप्ट में लगा हुआ है। बैंक में पैसा आया है, कहाँ से आया? लोन से आया है, एसबीआई बैंक से। ठीक है। तो एंट्री बराबर है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बराबर। अगर इसका बैलेंस शीट में हम इफेक्ट देखना चाहें तो बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में इस एंट्री का क्या इफेक्ट गया है। तो बी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो इधर देखिए एसेट साइड में करंट एसेट में दिख रहा है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया क्या है? बैंक अकाउंट है, बैंक में पैसा आया है एसबीआई बैंक में 1 लाख रुपया, दूसरा कुछ नहीं है इधर, केवल एक यही एंट्री है। ठीक है। एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक एंट्री पड़ी हुई है और इधर लाइबिलिटी साइड में देख रहे हैं एक एंट्री पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। ये क्या है? सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन के अंदर है लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक। सिक्योर लोन क्यों है? क्योंकि बैंक जब भी लोन देगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखेगा मॉर्गेज के तौर पे। उतने पैसे का वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, फिर वो लोग लोन देते हैं। आईटीआर वगैरह आपका देखेंगे, उतना इनकम होगा तब वो देते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको सिक्योर लोन बोला जाता है।
अगर आप किसी रिश्तेदार से, दोस्त से लीजिएगा पैसा तो उसको अनसेक्योर्ड लोन बोलते हैं। बैंक जब भी देता है तो सिक्योर्ड लोन देता है। तो इसलिए सिक्योर्ड लोन के अंदर में फ्रॉम एसबीआई बैंक से लोन लिए हैं। कितने लिए हैं? 1 लाख रुपये लिए हैं। ठीक है। यही एंट्री इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। 10 लाख। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एक परचेज करते हैं। परचेज करेंगे तो एंट्री करेंगे परचेज का F9। परचेज का एंट्री करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर मान लेते हैं 100 है। ठीक है। और मान लेते हैं हम परचेज किससे किए हैं? परचेज किए हैं अमन मोबाइल शॉप। ये सब लेजर बने हुए हैं पहले से, तो अमन मोबाइल शॉप से हमने परचेज किया। ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे तो आगे ले जाएगा आपको। इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब डाला हुआ है। जैसे कि ये देखिए, ये सब जीएसटी नंबर वगैरह डाला हुआ है। परचेज अकाउंट, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आइटम में क्या है? मान लीजिए अमन मोबाइल शॉप से हमने लैपटॉप परचेज किया। ठीक है। कितना क्वांटिटी परचेज किए हैं? 10 क्वांटिटी परचेज किए हैं। रेट, रेट हम मान लेते हैं 50,000 के हिसाब से परचेज किए हैं। 5 लाख का परचेज किए। इस पर हम CGST SGST लगाएंगे। CGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया 45,000। SGST लगाएंगे। ठीक है। 45,000। हमने 10 लैपटॉप परचेज कर लिया, बराबर। अब इसको सेल करते हैं। तो सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे। ठीक है। अब सेल करेंगे कौन से पार्टी को इसमें सेल कर रहे हैं? ABC इंटरप्राइजेज को सेल कर रहे हैं। सॉरी, ABC इंटरप्राइजेज मान रवि रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहा है। इंटर इंटर करके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेल अकाउंट सेलेक्ट करके नेम ऑफ आइटम में लैपटॉप, 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। ठीक है। 65,000 के हिसाब से परचेज किया था। 50,000 रुपये के हिसाब से सेल कर रहे हैं। 65,000 रुपये के हिसाब से सेल किए। CGST SGST। ठीक है। सेल हो गया। अगर आप PL अकाउंट में देखना चाहें दोनों का इफेक्ट आया कि नहीं है, तो इधर परचेज अकाउंट में 5 लाख का और सेल अकाउंट में कितना हुआ? 3,25,000 का। ठीक। तो हमने 5 ही लैपटॉप बेचे थे। 10 लैपटॉप कर रहा था, 5 लैपटॉप बेचा था, तो 5 का अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे 2.5 लाख के हिसाब से। क्लोजिंग स्टॉक में जो भी माल पड़ा रहता है वो परचेज रेट के हिसाब से पड़ा रहता है, ये बात मालूम होनी चाहिए। 50,000 के हिसाब से हम लोगों ने खरीदा था, तो 5 पीस का 2,50,000 बनते हैं जो अपने स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है। और 15,000 रुपये पर लैपटॉप हमने कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचा था, तो 75,000 ज़्यादा पे हमने बेचा था 5 पीस। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में दिख रहा है 15,000 रुपये। ठीक है। सॉरी, 75,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं RCM के, RCM का एंट्री करने के लिए। ठीक है। तो RCM का एंट्री हम गए, RCM का एंट्री करना है। एफ से सॉरी परचेज में ही जाते हैं। ठीक है। एज ए इनवॉइस वाउचर में जा रहे हैं। सप्लायर
नंबर मान लीजिए कुछ भी हम रख लेते हैं, 101 रख लिए, ठीक है। पार्टी नेम में मान लेते हैं, किससे करते हैं, एपी ट्रांस एपी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आरसीएम ईवाईडी, एवी ट्रांसपोर्ट आरसीएम अनरजिस्टर्ड। इसको अगर इंटर इंटर नहीं मारना है तो कंट्रोल ए करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तो अनरजिस्टर्ड वाला ट्रांसपोर्ट, मतलब ये भी ट्रांसपोर्टर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। इसका एंट्री हम लेंगे, चलिए इसका मान लीजिए हमने 5,000 का ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया था। देखिए इसमें ड्यूटी टैक्स भी दिखा रहा है 2,50 और 250 का टैक्स लगा हुआ है 5% के हिसाब से। अल्ट ए करने के बाद ये समरी आपको दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गए और अल्ट ए करेंगे ना तो फिर आपको ये दिखाएगा टैक्स, ड्यूटी टैक्स वैल्यू में कितना है, 250 रुपये है, ठीक है। CGST और SGST 250 और 250 रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। और दूसरा भी एक एंट्री हम एज्यूम करते हैं कि हम रजिस्टर्ड पार्टी से ले रहे हैं। रजिस्टर्ड पार्टी हमने बना रखा है किस नाम से, ये किस नाम से बनाया है जो देख लेते हैं यहाँ पे। इनवाइस नंबर 102 XYZ RCM रजिस्टर्ड, तो ये रख लिया, कंट्रोल किए आगे जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड है कितना, 10,000, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में एक बार जाकर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ। लोन में सिक्योर लोन है, करेंट लायबिलिटी में देखते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए CGST जो है परचेज पे 45,000 आया है अपने पास, और सेल पे और जो है 29,250 है CGST। SGST भी वैसा ही है क्योंकि एक सेल का ट्रांजेक्शन लिए थे और एक परचेज का लिए थे, ठीक है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में अपने पास यही 31,500 है, ठीक है। जैसे अब इसमें आप चाहें तो यहाँ पर मंथली है तो मंथली करके आप देख लेंगे, तो यहाँ पे अप्रैल महीने का दिखा देगा। डेबिट साइड मतलब परचेज में जो आपने परचेज करते समय सामने वाला को GST पेमेंट किया था वो 90,000 है, और क्रेडिट में जो लिखा है मतलब कि सेल करते समय आपने कस्टमर से जो GST का अमाउंट लिया है बिल के साथ वो 58,500 है, और ये दोनों का डिफरेंस है 31,500, ठीक है। अगर डिफरेंस अमाउंट डेबिट बैलेंस आता है इसका मतलब कि आपको GST भरने की जरूरत नहीं है। अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 31,500 DR मतलब डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस लिखा है मतलब आपको GST भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस महीना में, आपका परचेज ज़्यादा था सेल कम था, ठीक है। अगर यही CR आता मतलब आपको GST भरने की जरूरत थी, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब हम लोग GST का जो रिपोर्ट है उसमें जाकर एक बार देखते हैं। GST का रिपोर्ट देखने के लिए DOG शॉर्ट फॉर्म होता है, 3B में जाएंगे, 3B में जाएंगे, ये क्या, ओके
इसका कोई जरूरत नहीं है, इसमें दिख रहा है तो नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न, इस रिटर्न से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना जरूरी है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। हम लोगों ने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो हमने जो सेल किया है वो फिगर यहाँ पे दिख रहा है 3,25,000 का जो हमने किया है सेल रवि इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, तो इस पर हमने जीएसटी लिया है सामने वाले से 29,250 और 29,250। और ये जो है अपने आरसीएम का है इनवर्ड सप्लाई इन अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। ये जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया है उस पर अपना जिम्मेदारी बनता है जीएसटी पेमेंट करने का। आरसीएम का मतलब क्या होता है, जो रिसिपिएंट है, जो सर्विस ले रहा है, जो गुड्स ले रहा है और उस पर आरसीएम अप्लाई है, आरसीएम अप्लीकेबल है, तो फिर वो रिसिपिएंट को ही भरना पड़ेगा जीएसटी का अमाउंट। रिसिपिएंट जो सर्विस ले रहा है उसको रिसिपिएंट बोलते हैं, जो सर्विस दे रहा है नहीं, जो सर्विस ले रहा है उसको रिसिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ एबीसी इंटरप्राइजेस सर्विस लिया है ट्रांसपोर्ट का, एवी ट्रांसपोर्ट से और XYZ ट्रांसपोर्ट से, तो 375 और 375 CGST SGST का अमाउंट है जो एबीसी इंटरप्राइजेस को भरना पड़ेगा। और हम लोग उधर देखे थे कि जो बैलेंस शीट में हम लोग देखे थे कि डिफरेंस अमाउंट डेबिट बैलेंस था, मतलब भरने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब आरसीएम के केस में अगर आरसीएम आ जाता है ना तो वहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है, चाहे वो आपका डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, आरसीएम का अलग से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम के साथ ये भी रहता है कि आप जितने टैक्स भर रहे हैं उतने आईटीसी भी आप लेंगे। जैसे इसमें 750 रुपये का आरसीएम बन रहा है भरने के लिए, तो 750 रुपये से आप अपना आईटीसी भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो अपने पैकेट से कुछ जा नहीं रहा है। गवर्नमेंट ट्रैक करने के लिए कि कितने छोटे मोटे व्यापारी हैं जिसको हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उसको हम आरसीएम के माध्यम से ट्रैक करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत बड़ा है, तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा नियम लगाई है कि इस पर हम आरसीएम अप्लाई करेंगे ताकि सभी छोटे बिजनेसमैन जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं वो तो आईटी और जीएसटी फाइल नहीं करते हैं, लेकिन वो जिसको ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहे होते हैं, अगर वो बड़े क्लाइंट है जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उनके बदले में वो जीएसटी पेमेंट करेंगे। और ताकि हम ट्रैक कर सके कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर हैं जो मार्केट में ट्रांसपोर्ट का सर्विस दे रहे हैं, किस लेवल पर दे रहे हैं। ठीक है, तो रेसिपिएंट को इसमें नुकसान कुछ नहीं है। 750 रुपये का जो टैक्स भरेगा, आरसीएम हमेशा कैश में भरा जाता है, वो आईटीसी से सेटअप नहीं होगा आपके पास। जैसे कि इस केस में 31,500 अपना आईटीसी पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस था, तो ऐसा नहीं कि 750 रुपये उस 31,500 में से एडजस्ट हो जाएगा। आरसीएम का 1 रुपया भी बनता है तो वो कैश में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसका एक ये भी है कि कैश में एक हाथ से भरेंगे और दूसरे तरफ आईटीसी उतना अपना ले लेंगे। मान लीजिए 31,500 आपका आईटीसी बन रहा था, और 750 रुपया आरसीएम भरेंगे तो 31,500 में 750 ऐड भी करेंगे, तो 3150 से बढ़ के वो कितना हो जाएगा, 31,500 से बढ़ के हो जाएगा वो 32,250, 32,250 आपका आईटीसी हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट कैसे लाना है कंप्यूटर में हम लोगों को वो देखना होता है मेन। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। यहाँ पे आरसीएम दिख रहा है और एफसीएम दिख रहा है। अच्छा, ये जो है ना इसको एफसीएम बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम, और ये जो है आरसीएम बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब जो है, अच्छा देखिए यहाँ पे जो है आपका सेल के जो टैक्स अमाउंट है उसमें ऐड हो रहा है 29,250 में 375 रुपया जो है ऐड होके कितना हो रहा है 29,625 हो रहा है। नीचे देखेंगे तो 29,625, 29,625 यहाँ हो गया 29,625। ठीक उसी तरह इसमें आईटीसी में भी देखिए ऐड हो गया है,
आईटीसी अपना कितना है एफसीएम में 45,000 है, आरसीएम कितना है 375, तो दोनों मिला के कितना हो गया 45,375, जो यहाँ दिख रहा है 45,375। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो वही आएगा 31,500। जैसे कि हम इधर इधर देखते हैं, अल्ट एम करेंगे, अल्ट एन, अल्ट सॉरी कंट्रोल एन करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं 59 250 माइनस 59 250 माइनस 9750 कितना हो गया 31,500। 31,500 अपने पास आईटीसी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये क्या है 90,750 क्या है आईटीसी है अपना। तो आईटीसी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मतलब इधर प्लस हो गया, इधर इधर आरसीएम क्या होता है, एक साइड प्लस भी हो रहा है एक साइड माइनस भी हो रहा है, इसलिए कोई अंतर नहीं है, 31,500 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट तो कैश में करना है, तो बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आरसीएम का एक एंट्री मारेंगे। ठीक है, तो आरसीएम का एंट्री F7 करेंगे, CGST ठीक है, इसमें भी देखिए इधर हम लोग क्या किया, जैसा उधर 3B के रिपोर्ट में दिख रहा था, आउटपुट टैक्स में 750 ऐड हो गया था, 375 375 करके, और इनपुट में भी ऐड हो गया था, तो हमने भी वैसा ही किया, एक लायबिलिटी क्रिएट कर लिया इनपुट में, CGST SGST 375 और फिर आउटपुट में भी, यहाँ पे आउटपुट 375 ऐड कर लिया। तो अब जो देखेंगे हमारा जैसा वो रिपोर्ट था 3B का, वैसा ही ये भी रिपोर्ट बन गया। ठीक है, एक एंट्री इसमें अलग से मारना पड़ता है, तो फिर ये बन जाता है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को तो आरसीएम का पेमेंट करना है। ठीक है, आरसीएम का पेमेंट कैश में करना होता है, और CGST SGST जो है आरसीएम वाला, वो एफसीए में ऐड कर देना है। CGST SGST को एफसीए में ऐड कर देना होता है। जैसे कि अभी एक एंट्री मार के इसको समझते हैं हम लोग कैसे ऐड करेंगे। CGST जो एफसीएम वाला है उसमें आरसीएम वाला अपना ऐड कर देंगे। इस बार इधर देखते हैं हम बैलेंस शीट में, नहीं ये जो है CGST आरसीएम डेबिट साइड में हो गया, क्रेडिट साइड में हो गया, इधर भी डेबिट साइड में हो गया, इधर क्रेडिट साइड में हो गया। ठीक है, तो अब ये जो क्रेडिट साइड में दिख रहा है, इसका तो हम कैश में पेमेंट कर देंगे 375, और ये 375 कैश में पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये लॉ कहता है कि आरसीएम का जो लायबिलिटी है वो कैश में पेमेंट करना ही होगा, तो ये दोनों तो कैश में जाएगा। ठीक है, अब ये जो इनपुट है 375, वो हम इस 15,750 में ऐड कर देंगे। ठीक है,
और ये 375 इस 15,700 में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए ऐड करने का लिए हम लोग जेबी मार के ऐड करेंगे। जेबी क्या करेंगे, आरसीएम सीजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट किए। डेबिट करने का मतलब क्या हो गया कि हमने उतना बढ़ा दिया। जैसे परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, तो परचेज करते हैं डेबिट करते हैं, मतलब उतना एक तरह से करंट एसेट हमारा बढ़ जाता है। डेबिट करने का मतलब बढ़ गया, तो यहाँ भी हमने सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट किया, मतलब 375 से बढ़ा दिया अपने डेबिट बैलेंस। ठीक है। और और एस जीएसटी और सी जीएसटी का जो आरसीएम में जो था इनपुट, उसको हम क्रेडिट कर दिए, मतलब कम कर दिए। जो अपने डेबिट बैलेंस था आरसीएम वाला, उसको ख़त्म कर दिए। ठीक है। वो अपने नॉर्मल एफसीए में जाके ऐड हो गया। मतलब आरसीएम का जो इनपुट था, आरसीएम का जो इनपुट था वो एफसीएम एफसीएम के इनपुट में जाके ऐड हो गया। ठीक है। तो ऐड कर दिए। अब बैलेंस शीट फिर से देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा। नहीं, वो खत्म हो गया। अब जो था ये 16,125 हो गया। ये 375 आउटपुट वाला आरसीएम, ये और ये दोनों तो पेमेंट करना था, 375 और 375। ठीक है। ये 16,125 हो गया। 16,125 हो गया। ठीक है। अब आरसीएम का जो लाइबिलिटी है 375 और 375, वो हम पेमेंट करेंगे कैश में बैंक से। ठीक है। तो उसके लिए हम एंट्री मारेंगे। क्या एंट्री मारेंगे, पेमेंट का एंट्री मारेंगे। ये कैश एट जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पे एक कैश का लेजर होता है। जब भी हम बैंक से ट्रांसफर करेंगे जीएसटी पोर्टल में, तो कैश कैश में जाके जमा हो जाएगा जीएसटी पोर्टल में। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का लेजर होता है, वैसा ही कैश का भी लेजर होता है। तो उस कैश में जाके ये जमा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया है कैश एट जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे जाके जमा हो गया कैश, कितना, 750 रुपये का। 750 रुपये का कैश जाके जीएसटी पोर्टल पे जमा हो गया। अब उसे 750 से आरसीएम का जो लाइबिलिटी है उसको चुकता करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए एंट्री करेंगे। जो कैश हमारा जीएसटी पोर्टल पे पड़ा हुआ था वो इसमें यूज कर रहे हैं, तो यूज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है। अब बैलेंस शीट में जाकर इफेक्ट देखेंगे इसका। तो बैलेंस शीट में अब क्या दिख रहा है, कैश भी हमारा कम होना चाहिए, 750 से कम होगा। ये SBI से जो लोन लिए थे वो करंट एसेट में रही, करंट एसेट में बैंक जो है 750 से कम होना चाहिए, तो हुआ है 750, 1 लाख में से 750 माइनस हो गया। ठीक है। और लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हो गया 32,750। इधर देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था तो 16,125 डेबिट साइड में तो ये दोनों दिख ही रहे थे, क्रेडिट साइड में भी 375 और 375 दिख रहे थे, जो खत्म हो गया, हम लोगों ने उसका पेमेंट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे 31,500 पहले दिख रहा था, लेकिन 750 जब हमने ऐड कर दिया था तब से 16,125 दिखना चालू हो गया था। ठीक है। क्यों 750 ऐड हुआ था, 375 और 375, क्योंकि हमें RCM का पेमेंट करना था, तो RCM का पेमेंट अपने पैकेट से होता नहीं है, उसके बदले में इनपुट में ऐड हो जाता है, CGST SGST में इनपुट में ऐड होता है, उसके बाद ही हम RCM का पेमेंट करते हैं। तो 31,500 भी था। ठीक है, लेकिन 750 ऐड होकर 32,500 हुआ है। जैसे कि हम अपना 3B का रिपोर्ट में देख सकते हैं, DOG और 3B का रिपोर्ट यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था वो 31,500 का ही आ रहा था, हमने इधर किया था, नीचे आप देखेंगे तो 31,500 का एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन उधर 32,500, उधर अब हो गया है 32,250। क्यों? क्योंकि 750 अब ऐड हो गया है ITC में जाके। ठीक है। तो और इसमें एक एक दो चीज़ें और जानने वाली बात है कि जैसे कि RCM में डायरेक्ट वो बैलेंस शीट में जो अपना है GST पोर्टल जो DOG करके हम 3B में जा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है 375 वो कब आता है, वो हम लोग RCM जब अप्लाई करते हैं तभी वहाँ पे शो करेगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम को देखना है कि वो चीज़ें कैसे वहाँ पे आया है, तो हम उसको फिर से एक बार देखते हैं। ये जो है यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट का जब हम लेजर बनाएंगे ना, तो लेजर बनाते समय ही ट्रांसपोर्ट यहाँ GST में अप्लीकेबल लिखना रहेगा, चाहे वो GST में रजिस्टर्ड हो या ना हो। अगर RCM है, उस पर RCM अप्लाई होता है तो GST अप्लीकेबिलिटी में अप्लीकेबल लिखना होगा। ठीक है। और यहाँ एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज में यस लिखना होगा, और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी यस लिखना होगा। जिस पर भी RCM अप्लाई होगा, जिस एक्सपेंसेस पे, ठीक है, उसमें ये ध्यान रखना होगा कि वो GST में रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको GST अप्लीकेबिलिटी में अप्लीकेबल लिखना होगा। और फिर इधर GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज में यस करना होगा, और फिर इधर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट में यस लिखना होगा। तो GST 3B के रिपोर्ट में इनपुट साइड में भी ऐड हो जाएगा और आउटपुट साइड में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये RCM में ये सब बातें ध्यान रखने वाली थी। अगर आप इतना ध्यान में रखते हैं तो फिर आप RCM का भी काम आसानी से कर पाएंगे। ओके।